नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव पोसवाल आपका अपने YouTube चैनल द लर्निंग अड्डा में फिर से स्वागत करते हैं। सबसे पहले सुबह की गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप लोग मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो है हमारे ये चैनल जो है ना, ये चैनल अच्छा चैनल है, अच्छा कंटेंट हम लोगों को दे रहे हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग इस कंटेंट को और लोगों तक पहुँचाएँ। जैसे कि यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस और यूपीएसआई की वैकेंसी चल रही है, तो आप लोग इसके लिए भी ये बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, समझे? तो अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम वही वाली बात है फिर से वही रिपीट करते हैं। 10 क्वेश्चन लेकर आते हैं किस चीज़ के, करंट अफेयर्स के। डेली डोज नाम से हमारी सीरीज़ आती है ये, और डेली डोज का मतलब होता है सुबह की खुराक, और सुबह की खुराक हम सुबह ही दे देते हैं सब लोगों को। 22 तारीख का ये हमारा क्या है, करंट अफेयर्स है। मतलब सुबह का करंट अफेयर्स है, सुबह सुबह हो रही है। और सुबह सुबह अच्छे से अच्छी चीज़ें पढ़ने से बड़े मन को शांति मिलती है, नए नए विचार आते हैं अपने मन में। ठीक है, तो अब हम आगे शुरू करते हैं। अच्छा, पहले ये देख लीजिए, इनका नाम मेरे बड़े फेवरेट हैं, नेल्सन मंडेला। कौन है ये? दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बने थे, जिन्होंने क्या करा था, रंगभेद नीति के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। इनको जेल भी जाना पड़ा था, बाद में राष्ट्रपति चुनाव में जीते थे रंगभेद नीति के खिलाफ। इनका एक थॉट मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, जिसका नाम है एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन। एजुकेशन वो हथियार है विच यू कैन यूज चेंज द वर्ल्ड, जिसको तुम पूरे भारत, पूरे विश्व को चेंज करने की क्षमता रखता है वो हथियार। ठीक है, बस उसको पहचानना है, अपने आप को पहचानना है, और अपने आप को पहचान के आगे बढ़ना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लगाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एक इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप ये समझ लीजिए कि अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने, यूपीपीएससी ने भी ये क्वेश्चन पूछ लिया, बिल्कुल सेम ही पूछा था। ठीक है, अब इसमें किस चेंजेस हुए हैं, कुछ क्या चेंजेस हुए हैं। पहली बात तो ये याद रखिए, जल जीवन मिशन का मकसद क्या है। जल जीवन मिशन का मकसद ये है, हर किसी के घर, हर घर नल, हर घर नल। नल का मतलब टैब, हर घर टैब लगानी है। टैब का मतलब कि हर की जो टंकी खोले, और टंकी खोल के जो है क्या कहते हैं, नल प्राप्त करें, मतलब पानी प्राप्त करें। इसके लिए गांव से लेकर, ग्रामीण से लेकर शहरी क्षेत्रों में बहुत बहुत बड़ी टंकियां, बहुत बहुत बड़े निर्माण हुए हैं। हालांकि ये योजना अब की नहीं है, तो कोई कहने लगे कि साहब 2025 की है, 2025 की नहीं है ये योजना 2019 की। कितने वर्ष हो गए? 6 वर्ष हो गए। 6 वर्ष के बाद इसको क्यों याद किया जा रहा है? क्यों किया जा रहा है? इसने ग्रेट अचीवमेंट हासिल की है। पहली बात तो याद रखो कि पहले इसका टारगेट हमने 2024 तक बताया था। सरकार ने ये कहा था कि 2024 तक हम हर घर में जल पहुंचा देंगे। ठीक है, अब इसका टारगेट थोड़ा सा बढ़ा दिया, इसका टारगेट अब कर दिया 2028। ये याद रखेंगे, लक्ष्य रखा, नया लक्ष्य है ये। तो ये क्वेश्चन पिछली बार आया था, तो ये वाला क्वेश्चन आंसर था, याद रखेंगे। 2024 था, 2024 से बढ़ा करके कर दिया 2028, मतलब अब 2028 तक हर घर में नल पहुंचा देंगे। ठीक, नेक्स्ट में क्या है, 15 अगस्त 2025 को जल जीवन मिशन की 6वीं वर्षगांठ मनाई गई है, जिसमें 15 करोड़ घरों तक नल की पहुंच सुनिश्चित की गई है। 15 अगस्त 2019 को शुरू हुआ था ये। ठीक है, और जल जीवन मिशन का उद्देश्य ग्रामीण घर को 2024 तक, अब कितना बढ़ा दिया गया है, देखो 2028 कर दिया गया, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। प्रति व्यक्ति जल उपलब्ध कराना है, और प्रति व्यक्ति का जो टारगेट रखा है वो 55 लीटर जल की आवश्यकता होती है एक व्यक्ति को पर डे में। ठीक, ये केंद्र की योजना है, ये जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आती है, तो आप लोग इसको याद रखेंगे। 15 अगस्त 2019 को शुरू हुई थी, इस समय ग्रेट अचीवमेंट हासिल की, 15 करोड़ लोगों तक नल पहुंच चुका है, इसीलिए इसको जो है इसकी वर्षगांठ मनाई गई है, और इसका टारगेट अब बढ़ा दिया, 2028 कर दी गई है। हाल में रही बिहार झील चर्चाओं में रही है, क्या है ये? तो बिहार झील का पहले तो उत्तर देख लीजिए, मुंबई। बिहार झील का मतलब बिहार मत लगा देना। ठीक है, बिहार झील एक ऐसी झील है जो मानव निर्मित है, मानव निर्मित। ये उफन आई है, इसमें पानी बहुत भर गया है इस कारण से, बरसात के कारण, इसीलिए चर्चाओं में आई है। ठीक है, कुछ मिसहैपनिंग भी हुई है, मिसहैपनिंग का मतलब कुछ घटनाएं घटी हैं। ठीक, किसने बनवाई थी? ब्रिटिश ने बनवाई थी। किसने बनी? अंग्रेजों ने बनवाई थी ये। देखो, मुंबई में भारी बारिश के कारण बिहार झील उफान पर आ गई है। बिहार झील मानव निर्मित जलाशय, ये क्वेश्चन आ सकता है, मानव निर्मित जलाशय कौन सा है? ठीक है, और इसका निर्माण ब्रिटिश ने 1856 से 1860 के बीच में किया था। ये उत्तरी मुंबई से बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान, ये इंपॉर्टेंट है। बोरीवली जो नेशनल पार्क है, इसका नाम संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे। इसके अंदर मीठी नदी पर, ये बिहार गांव के पास स्थित है। ठीक, कैसे बनी हुई है ये? कैसी है?
मानव निर्मित है। ठीक, और कहाँ है? संजय गांधी नेशनल पार्क में है। याद रखेंगे, संजय गांधी नेशनल पार्क कहाँ हो गया? मुंबई में हो गया। थेडुकाट पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तो ऐसे पक्षी अभयारण्य का नाम केरल में है, वैसे नाम से दिखाई दे रहा होगा केरल में है ये। क्या है इसकी और क्यों है, क्या चर्चा है, क्यों आया है ये करंट में? हाल में केरल के एर्नाकुलम स्थित थेडुकाट पक्षी अभयारण्य में एक जीव सर्वेक्षण में जैव विविधता की सूची में 9 नई प्रजाति जोड़ दी गई हैं। इसका मतलब 9 नई प्रजाति आई हैं, 9 नई प्रजाति आई हैं दोस्तों। और जब 9 नई प्रजाति आई हैं इसका मतलब जैव विविधता के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम हुआ है। और मैंने आप लोगों को वैसे ही बताया कि अगर भारत नीचे से ऐसे है तो पश्चिमी घाट वेस्टर्न को सबसे ज़्यादा क्या रखता है? जैव विविधता रखता है। ये केरल में पेरियार नदी के तट पर है पक्षी अभयारण्य। याद रखेंगे ये डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभयारण्य है। देखो संजय गांधी वहाँ है, सलीम अली ये है। सलीम अली वाला क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। सलीम अली पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तो उसका नाम है थट्टेकोड, ठीक है। और उसका नाम ये है और सलीम अली के नाम से ही पूछा जाएगा। कहाँ पर है? केरल में। सीधे लगा देंगे आप, कहाँ पर? केरल में, ठीक है। ठीक, आंध्र प्रदेश के बारे में अगर हम बात कर ले तो आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर 1953 में बनने वाला पहला राज्य है और इसकी राजधानी अब अमरावती हो गई है। अमरावती में क्या मिले हैं? बुद्ध स्तूप मिले हैं। क्या मिले? बुद्ध स्तूप मिले हैं, ठीक है। और भाषाई आधार पर मैंने बताया था, भाषाई आधार पर, चलो इसको छोड़ो, ये तो मैं कल की क्लास में बता चुका हूँ आपको। मैं आज की बता देते हैं नई चीज़। यहाँ पर आंध्र प्रदेश में एक तो हुसैन सागर जलाशय है। कौन सा जलाशय? हुसैन सागर जलाशय। कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु है। इसरो का हेडक्वार्टर है। बंगलुरु को सिलिकॉन वैली कहा जाता है, सिलिकॉन का सबसे बड़ा हब है, सिलिकॉन घाटी कहा जाता है दोस्तों। और कर्नाटक के बारे में अगर हम बात करें तो इसरो का हेडक्वार्टर, कर्नाटक बहुत ही विकसित शहरों की गिनती में से आता है कर्नाटक, और यहाँ पर मेट्रो भी चलाई जा रही है, ठीक है। आगे चलते तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं, कौन सी पहाड़ी है? नीलगिरी। और दोदा बेटा दूसरी सबसे ऊंची चोटी भारत की, यहाँ पर स्थित है। और केरल के अन्नामलाई पहाड़ियों में अनाईमुडी है। अनाईमुडी क्या है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। ये हमने बात कर ली। आदि कर्मयोगी अभियान किस मंत्रालय की देन है? तो देखो पहले याद रखो, आदि कर्मयोगी अभियान जनजातीय मंत्रालय की देन है। याद रखें किसकी देन है? जनजातीय मंत्रालय। जनजातीय मंत्रालय क्या है? इंपॉर्टेंट है, इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, कौन सी अनुसूची भारत के संविधान में जनजातीय से संबंधित है? 6ठी अनुसूची, 6th शेड्यूल, ठीक है। मैंने बताया था ATM मशीन, इसका मैंने आप लोगों को कोड भी बताया था। ATM मशीन में A4 क्या है? यहाँ के मतलब यहाँ के इन राज्यों के लिए जनजातीय प्रशासन है 6ठी अनुसूची में। A4 क्या है? असम। T4 त्रिपुरा। M4 मेघालय। और अगला M4 मिजोरम। ATM मशीन मतलब 6ठी अनुसूची में इन 4 राज्यों के जनजातीय प्रशासन के बारे में बात करते हैं हम, ठीक है। कौन सी अनुसूची है भारतीय संविधान की? 6ठी अनुसूची। तो अब हमने ये बात करें क्या है ये। हाल में ही जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आदि कर्मयोगी अभियान शुरू किया, जो दुनिया का सबसे बड़ा जनजातीय कार्य नेतृत्व कार्यक्रम है। इसमें क्या करना है? इसमें जनजातीय समूह को सशक्त बनाना है, निर्माण को मजबूत करना है, पूरे देश के स्थानीय नेतृत्व को बढ़ाना है। अच्छा, एक चीज़ याद रखिए, जब तक आदिवासी हमारे मेन स्ट्रीम में नहीं आएंगे तब तक हमारा भारत विकसित 2047 का सपना पूरा नहीं होगा। ये भारत विकसित 2047, मैंने आप लोगों को बताया था विकसित भारत कब तक करना है? 2047 तक करना, 2047 तक। इसीलिए इसको जो है क्या कहते हैं, क्या किया गया, इसीलिए हमने ये जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय अभियान शुरू करा, आदि कर्मयोगी अभियान शुरू करा, जिससे
जनजातियों को इससे जोड़ा जा सके, क्योंकि जनजातियों के बिना कुछ नहीं है। ये जनजातीय गौरव वर्ष का हिस्सा है जो 1 लाख जनजाति गांव को कवर करेगा और इसके अंदर युवाओं और महिलाओं को नेतृत्व प्रशिक्षण सुनिश्चित करेगा। ठीक है, और ये सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप है। सतत विकास लक्ष्य क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है, मैं बता देता हूँ आपको। एसडीजी यूएनओ ने बनाए 17 गोल है। कितने गोल है? 17 गोल है। कब तक प्राप्त करने? 2030 तक टारगेट है कि सबको प्राप्त करने, भारत से ही सभी देशों को। जिस दिन ये 17 गोल प्राप्त हो जाएंगे उस दिन जो है क्या कहते हैं, हम लोग क्या होंगे, सभी लोग एक अच्छा जीवन जी रहे होंगे सारे देश। और ये 2015 से शुरू हुए हैं, याद रखिए 2015 से शुरू, ये भी याद रखेंगे। ठीक, हाल में रही पंपा नदी कहाँ बहती है? बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है इस बार के लिए, केरल में है। ये नदी को नदी बचाओ योजना के तहत चल रही है कि हम ये नदी समाप्त होती जा रही है। केरल की लगभग दूसरी सबसे बड़ी नदियों में से आती है ये, और ये समाप्त हो रही है। इसीलिए इसको राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना NRCP में शामिल करने के लिए कदम उठाए गए हैं। इसके नदी के प्रदूषण को क्षरण से बचाना है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की ने केरल राज्य की एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है। ये रिपोर्ट नदी की व्यापक संरक्षण परियोजना में तैयारी में सहायक होगी। पंपा नदी पर्यावरणीय और धार्मिक महत्व है, खास तौर पे सबरीमाला मंदिर इसके किनारे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट नदी है, क्वेश्चन आ सकता है। पंपा नदी कहाँ पर है? तो कहाँ पर बताएंगे हम? पंपा नदी कहाँ पर है? कहाँ पर बताएंगे हम? केरल बताएंगे, याद कर लो। क्या बताएंगे? केरल दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है इस बार के लिए। उल्ची शील्ड युद्ध अभ्यास अमेरिका ने किस देश के साथ किया? देखो, भारत के साथ तो करेगा नहीं अब। ठीक है, भारत के साथ एक ही होता है, मालाबार। इसका अमेरिका का। कितने देश शामिल होते हैं? एक तो होता है ऑस्ट्रेलिया, एक होता है जापान, एक होता है USA, और अपना चौथा होता है भारत 1992 से ये शुरू हुआ है। रूस के साथ भारत इंद्र शक्ति करता है। साउथ कोरिया के साथ भारत कुछ नहीं करता। नॉर्थ कोरिया के साथ तो कोई नहीं करता, क्योंकि ये जो है क्या तानाशाही अपने आप में मगन रहते हैं। साउथ कोरिया के साथ हुआ है, इसका आंसर ये है, उत्तर तो ये है, साउथ कोरिया के साथ हुआ। क्या हुआ है, क्या घटना है, मैं बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट है। दक्षिण कोरिया, अच्छा हुआ कहाँ है? ये दक्षिण कोरिया में ही हुआ है। दक्षिण कोरिया के संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ वार्षिक पैमाने पर संयुक्त सैन्य अभ्यास उल्ची फ्रीडम शील्ड शुरू किया गया है। 11 दिवसीय अभियान है। 21,000 सैनिक शामिल होंगे। 18,000 दक्षिण कोरियाई सैनिक शामिल होंगे। तो लगा लो, आप जोड़ लो, आप कितने हो गए? 40,000 से ऊपर हो गए। ठीक है, 40,000 के करीब हो गए, 39,000 सैनिक हो गए। इसका उद्देश्य परमाणु सशस्त्र उत्तर कोरिया से आने वाले खतरे के विरुद्ध तैयारी को मजबूत करना है। देखो, कुछ देश ऐसे हैं जो USA की साथ रहकर अपने आप को सरवाइव कर पाते हैं, क्योंकि उनके आस पड़ोस में कहीं ना कहीं ड्रामे चलते रहते हैं। जैसे कि इजराइल है, इजराइल गाजा पट्टी को लेकर, हमास को लेकर ड्रामा चलता रहता है। इसी प्रकार से दक्षिण कोरिया देखो, ये रहा, मैंने आप लोगों को बताया। इसके एक किनारे पे तो चाइना लगा हुआ है, इधर रशिया लगा हुआ है। ठीक है, इधर जापान है, ये रहा जापान। ठीक, ये जापान है। अब हम अगर बात करें तो ये है नॉर्थ कोरिया। क्या है ये? नॉर्थ कोरिया है। इसकी राजधानी देखो, ये प्योंगयांग है। ये साउथ कोरिया, इसकी राजधानी क्या है? सियोल है। और दोनों के बीच में एक लाइन जाती है जिसका नाम है, ये देखो, ये जा रही है 38वीं पैरेलल रेखा। याद रखेंगे, ऐसे यहाँ पर लिखेंगे। 49वीं किसके बीच में जाती है? तो USA और कनाडा के बीच में। याद कर लेना ये भाई दोस्तों। 38वीं समांतर रेखा किसके बीच में जाती है? पैरेलल लाइन किसके बीच जाती है? नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया। इन दोनों में हमेशा टसल चलती रहती है। टसल का मतलब ये है कि नॉर्थ कोरिया कभी भी साउथ कोरिया को बर्दाश्त नहीं करता। एक बार तो इसने अभी ये करा था कि जो है क्या कहते हैं, यहाँ इसके ऊपर से ही रॉकेट छोड़ दिए थे। कभी इसके जापान के ऊपर से रॉकेट छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि चाइना और रशिया का पूरा सपोर्ट है इसको। अब ये बचा साउथ कोरिया। साउथ कोरिया एक अच्छी कंट्री है। मैंने आप लोगों को बताया कि LG कंपनी इसी की है, जो भारत में TV फ्रिज बेचती है, लाइव गुड्स नाम से। ठीक है, तो बहुत सारी कंपनियां भारत में इसकी काम कर रही हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो है सैमसंग भी यहीं की साउथ कोरियन कंपनी है। तो बहुत सारी जो है कंपनी यहाँ आ रही हैं। तो इसका मतलब ये देश अच्छा है, ये देश सबके साथ मिलजुल के चलता है, ये देश अपने आप में रिजर्व रहता है। याद रखिए, ये देश जो होते हैं ना, समाजवादी या साम्यवादी, इस दिन चर्चा मिलेगी तो साम्यवादी पे एक टॉपिक बता देंगे। समाजवादी देश क्या होते हैं? एक तो चाइना है, ठीक है, या इसे कुछ भी कह सकते हैं, कम्युनिस्ट कह सकते हैं। रशिया है, हालांकि अपने आप को समाजवादी कहता है। ठीक, ये नॉर्थ कोरिया हो गया। नॉर्थ क्या हो गया?
ठीक, ये जो साम्यवादी देश होते हैं इनमें तानाशाही चलती है। तो ये तानाशाही चलने के कारण ही हुआ, जैसे कि रशिया ने के जो व्लादिमीर पुतिन है इन्होंने अपने आप को आजीवन राष्ट्रपति घोषित कर लिया, चाइना ने अपने आप को आजीवन राष्ट्रपति घोषित कर लिया, नॉर्थ कोरिया में तो तानाशाह चल ही रहे हैं। तो कुल मिला के इनकी आपस के देशों से झगड़ा चलता रहता है। तो ये जो युद्ध अभ्यास है चाहे नॉर्थ कोरिया को कंट्रोल करने के लिए, ऊपर से परमाणु संपन्न है, एक तो पागल ऊपर से परमाणु है इसके पास, तो ये क्या करता है, वो धमकी दे देता है। क्या नाम है इसका, किम जोंग उंग, इसके तानाशाह का नाम है किम जोंग उंग। ये जो UNFCC यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क ऑफ क्लाइमेट चेंज का जलवायु का 30वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा, ये ब्राज़ील में होगा। अच्छा, आप लोग ये याद रख लीजिए ब्राज़ील में होगा, कब होगा, नवंबर 2025 में। जैसे ही ये नवंबर 2025 के आसपास हम पहुंचेंगे तभी आप लोगों को बता देंगे इसकी थीम क्या है, किन किन लोगों ने भाग लिया, भारत का स्टेटमेंट क्या है और मोदी जी क्या कह कहा है इसमें। ये सारी बातें जो जो होंगी इंपॉर्टेंट वो बता देंगे, लेकिन अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, याद रखना आगामी होने वाला नवंबर 2025 में होने वाला है। एयर लोरा किस देश की प्रक्षेपित उन्नत वायु प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल है। देखो ये इजराइल की है और इजराइल से भारत को खरीदने के चक्कर में है, इसीलिए चर्चाओं में आई है। भारत का एयरफोर्स को खरीदने के चक्कर में है, इसकी डीलिंग करनी है उसको। अच्छा, याद रखेंगे ये सरफेस टू एयर मार करती है, सब हवा से, सतह से हवा में। चलो यहाँ देख लेते हैं। भारतीय वायुसेना ने अपनी लंबी दूरी मारक क्षमता को मजबूत करने के लिए एयर लोरा मिसाइल हासिल करने की योजना बना रही है। एयर लोरा मिसाइल का मतलब हवा से ज़मीन में मार करने की, सरफेस टू एयर, एयर टू सरफेस मतलब ऊपर से नीचे मारती है, उल्टा एयर टू सरफेस मार करने वाली क्षमता है। इजराइल एरो स्पेस इंडस्ट्रीज़ ने उन्नत हवा से ज़मीन पर मार करने वाले अभियानों में विकसित की है। इजराइल बहुत टेक्नोलॉजी में बहुत ऊपर है। इससे पहले भी हमने अवाक्स, जिसको कहते हैं तीसरी आंख, कहाँ से लिया, इजराइल से लिया है। ठीक, तो भारत इसके लिए है टारगेटेबल कि ये हमें मिल जाए। ठीक है, तो याद रखेंगे ये आने वाले टाइम में इंपॉर्टेंट है एयर लोरा मिसाइल। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय किस मंत्रालय की, तो जनजातीय मंत्रालय की पहल है भाई। देखो सुन लो, शिक्षा मंत्रालय नहीं लिखेंगे, किसकी पहल है, जनजातीय मंत्रालय की पहल है। एकलव्य किसके द्वारा बनाए जा रहे हैं, वहाँ बनाए जा रहे हैं जहाँ पर जनजातीय बहुल है, और ये आज से नहीं बन रहे, बहुत समय से बन रहे हैं। लेकिन अब ये चर्चाओं में क्यों आए कि यहाँ के बच्चों ने इंजीनियरिंग पास कर ली भाई। देखो एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के लगभग 600 छात्रों ने इंजीनियरिंग और मेडिकल की शीर्ष प्रवेश परीक्षाएं उत्तीर्ण की हैं। तो जो टारगेट अभी बना रही है सरकार जनजातियों को मुख्य धारा में लाने के लिए, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अपने प्रदर्शन मूल्यांकन के माध्यम से इस उपलब्धि की हासिल की जानकारी दी है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, आवासीय मतलब वहाँ पर रुकते हैं बच्चे। ठीक है, ये भारत सरकार की जनजातीय कार्य मंत्रालय की एक योजना है। यहाँ दूर दराज के क्षेत्रों के अनुसूचित जनजाति ST नॉट SC ST के छात्रों को कक्षा 6 से 12 तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देनी है, ये टारगेट है। तो एकलव्य मॉडल स्कूल हैं ये, आदर्श मॉडल स्कूल। ठीक, माउंट रेनियर जो हाल में ही समाचार पत्रों में था वो किस देश का है, माउंट रेनियर USA का है। इस पे क्या हुआ, लगातार भूकंप आए। देखो 300 से ज़्यादा छोटे छोटे भूकंप आए हैं। संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार 2009 के बाद सबसे बड़ी भूकंपीय गतिविधि है। माउंट रेनियर वॉशिंगटन राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत है। अब क्वेश्चन आता है कि USA का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो USA का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट, याद रख लेंगे इसको, मैकिनले, या इसका नाम अब बदल के नाम बदल के रख दिया है डेनाइली, दूसरा नाम कर दिया, डेनाइली दूसरा नाम कर दिया। अच्छा, एक चीज और याद रखेंगे, डेनाइली दूसरा नाम कर दिया और माउंट मैकिनले क्या हो गया, पहला नाम था। अब ये क्वेश्चन ये तो हो गया। एक होती है पर्वत श्रृंखला सबसे अच्छा है कौन सी पर्वत श्रृंखला में, अलास्का रेंज में है, याद रखेंगे इसको, अलास्का रेंज में है, अलास्का पर्वत श्रृंखला में है। और अगर हम पर्वत श्रृंखला के बारे में बात करें तो USA की पर्वत श्रृंखला सबसे ऊंची कौन सी है, तो USA की पर्वत श्रृंखला है रॉकी माउंटेन, रॉकी पर्वत श्रृंखला सबसे ऊंची श्रृंखला है। ठीक है, रॉकी। ठीक, तो याद रखेंगे सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला रॉकी है और सबसे ऊंचा पर्वत माउंट मैकिनले है। कहाँ है, आल्प्स पर्वत में। तो अच्छा, आप लोगों को एक काम करके लाना है, आज कमेंट सेक्शन में बता देना
एक सब कॉन्टिनेंट के सबसे ऊंची ऊंची चोटियाँ कौन सी हैं, ठीक है। हमारे थैंक यू आ गया साहब, धन्यवाद आ गया। हमने आपके लिए क्लास लेकर आए, कोशिश की क्लास को अच्छे से पढ़ाने की, तो आप भी कोशिश कीजिए हमारे चैनल को ऊपर ले जाने की, ठीक है। इतना ही हम बोलेंगे। आप लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, इतना प्यार देते हैं, उसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं और आपको दिल से धन्यवाद कहते हैं, ठीक है। बाकी मिलेंगे हम कल।